बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 दिसंबर और दिन है पीर का। आज पाकिस्तान से मुताल्लिक कुछ अच्छी खबरों पर बात करनी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले ख़त्म होने वाले इजलास में जो फैसले किए गए हैं उनके बाद सिचुएशन थोड़ी तब्दील हो गई है। इसलिए आज थोड़ा पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज कुछ अहम फैसले हुए हैं और इस वक्त मेरे पास है ये ख़बरों का ख़जाना। हैरान कुन तफसीलात जो आज से पहले कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी, वो तफसीलात हमें मिल चुकी हैं और अभी मैं इसको पढ़ना शुरू हुआ हूँ। अभी 3-4 पेजेस पढ़े हैं इस अहम तरीन दस्तावेज़ात के, जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 जगहों पर मौजूद है। या तो कर्ज़ा कमीशन के पास ये तफसीलात हैं, या उनको फ्राहम करने वालों के पास, या फिर हमारे पास। ये तफसीलात होशरुबा हैं और इसमें एक एक सफ़े पर बताया गया है कि किस तरह कौमी ख़जाना लूटा गया, उसकी पूरी दास्तान है। अब से पहले हम ये सुनते थे कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लूट लिए, लेकिन उसका कुछ दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं देखा था। ये हुकूमत की ऑफिशियल दस्तावेज़ात हैं, साबिक दौरे हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई नहीं, साबिक दौरे हुकूमत की। और अभी मैं इसको पढ़ने शुरू हुआ हूँ तो कई 100 करोड़ रुपया इस कौम का किस तरह से लूटा गया है वो तफसीलात सामने आई हैं। इसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, ये मैं सारी तफसीलात पढ़ के आपको बताऊंगा कि किस तरह आपका, मेरा और इस कौम के टैक्स का पैसा ज़ाती अखराजात पर लुटाया गया और कितनी बेदर्दी से लुटाया गया। ये ऑफिशियल दस्तावेज़ात एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले इसका बहुत जायज़ा खुद ले लूँ, फिर आपके सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक बहुत ही अहम इजलास हुआ हुकूमती तर्जुमानों का। कहने को तो मामूल का इजलास था और मैं ख़ुद भी ये सोच रहा था कि हर आए रोज़ हुकूमती तर्जुमान आखिर आपस में क्या डिस्कस करते होंगे, लेकिन आज जो इजलास हुआ है उसमें वो फैसला हुआ जो हुकूमत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहुत देर से सुनते आ रहे हैं अपोजिशन ने एनआरओ मांगा, एनआरओ मांगा, एनआरओ मांगा। अपोजिशन कहती है कब मांगा, किसने मांगा, तफसीलात सामने लाएं। हुकूमत में से लोग कहते हैं जी उसने मांगा, शाहिद खाकान अब्बासी ने मांगा, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल, कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड या आवाम को बताने या समझाने का कोई मैकेनिज़्म नहीं आया था अभी तक कि किस तरह से ये जो 34 तरामीम की बात की जाती है, उन 34 तरामीम में था क्या, किस तरह से एनआरओ मांगा गया, क्या कहा गया था हुकूमत से। आज इस इजलास में ये फैसला हुआ कि ये सारी तफसीलात जो 34 तरामीम अपोजिशन की जानिब से मांगी गई थी, ये अवाम के सामने रखी जाएं कि हर तरमीम के पीछे क्या राज था और हर तरमीम के बदले इनका एक बंदा किस तरह से रिहा होता था। बाज़ तरामीम में एक से ज़्यादा और बाज़ तरामीम में एक बंदा इनका आज़ाद होता है, रिहा होता है और उसकी की गई करप्शन को माफ़ी मिलती अगर हुकूमत ये तस्लीम कर लेती। तो बताइए इससे बड़ा एनआरओ तहरीरी तौर पर और क्या होगा, किस तरह से मांगा जाएगा। तो यही वो पॉइंट था जो हुकूमत को बहुत पहले क्लियर करना चाहिए था। बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तमाम तर्जुमानों से कहा और मेरी कुछ से बात भी हुई और क्लियर कट ये कहा गया कि किस तरह से मुल्की दौलत लूट कर सेफ हेवन्स में रखी गई है और उसके बदले में हुकूमत को किस तरह से मजबूर किया गया कि इन सेफ हेवन्स को छेड़ा ही ना जाए, राब्ता ही ख़त्म कर दिया जाए दूसरे मुल्कों से इस पैसे को वापस लाने के लिए। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मुझे वो दिन भूलता नहीं है, मैं आपको पिछले कुछ व्लॉग्स में भी वो वीडियोस दिखा चुका हूं। जिस दिन ये एनआरओ मांगा जा रहा था उस दिन मैं खुद कवरेज के लिए वहां पर था और किस तरह से वहां पर जो मनाजर थे, आप सिर्फ शक्लें देख लें आपको पता चल जाएगा कि ये एनआरओ की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी उस टाइम। मैं आज कोशिश करूंगा आपको फिर वो दिखाऊं और बार बार दिखाऊं ताकि आपको याद हो जाए कि ये कौन लोग थे उस वक्त जो तहरीरी तौर पर ये सब कुछ मांग रहे थे। अब मैं आपको थोड़ी तफसील बताता हूं कि किस तरह से हर तरमीम के बदले अपना बंदा बचाया जा रहा था। अब आ जाए एनआरओ जो मांगा गया, उसमें सबसे पहले यह कहा गया कि नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए, मतलब इससे पहले से ना की जाए। अब इससे पहले से अगर ना होती और हुकूमत यह मुतालबा मान लेती, 1999 से पहले नैब की अमलदारी ख़त्म कर देती, तो फ़ायदा किसको होना था? चौधरी शुगर मिल के सारे केस बंद, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को बराह रास्त फ़ायदा, उनके ऊपर कोई करप्शन केस चौधरी शुगर मिल से रिलेटेड और 1999 से पहले की जाने वाली सारी करप्शन लीगल हो जाती और ना नैब कोई कार्रवाई कर सकती, ना हुकूमत कोई कार्रवाई कर सकती। 1985 से लेके 1999 तक जितने असासे बनाए गए अपने उस टाइम में जब इनके पास पावर्स थी, तो उनके तो
किसी का कोई जवाबदेही ना होना पड़ता, सब कुछ खत्म हो जाता अगर हुकूमत उस वक्त ये मान लेती। आगे चलिए, लिख कर कहा गया तहरीरी तौर पर कि 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे। ये अगली तरमीम है, बड़ी दिलचस्प तरमीम है। आज मैं आपको सारी तफसील उनकी बताऊंगा। 1 अरब से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे, हुकूमत ये तरमीम मंजूर कर लेती तो फ़ायदा किसको होता? राना सनाउल्लाह साहब को, ख्वाजा आसिफ को, शहबाज शरीफ को। इनके दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिनमें 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ यहाँ तक करप्शन हुई भी है। मतलब अपने केसेस माफ कराने के लिए एक करप्शन का पैमाना सेट किया जा रहा है कि 1 अरब से जायद करप्शन हो तो कार्रवाई हो, इससे कम पे हो तो कार्रवाई ना हो। क्या किसी महज़ब माशरे में ये हो सकता है कि 1 रुपए की करप्शन पे भी माफी मिल जाए? वजीर आजम जो कहते हैं नैब को दफन करने का मुतालबा किया गया, वो सही बात करते हैं। आगे चलिए, अगली तरमीम, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका सारा मामला है और जिस पे बेस कर रही है सारी करप्शन कहानियां, उसको कहा गया बतौर जुर्म हटा दिया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर जुर्म गर्दाना ही ना जाए, यानी नैब मनी लॉन्ड्रिंग पे कार्रवाई कर ना सके। वो मामला जिसकी वजह से हम FATF की आज ग्रे लिस्ट में हैं, उसको कानून साजी के दायरे में लाने से ही इन्होंने कहा कि इसको हटा दें, और अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई ना करे। फायदा किसको होना था? शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, ख्वाजा आसिफ को, फरियाल तालपुर को। ये वो तमाम मोहरे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है और आज तक गिरफ्त में नहीं आए। आगे चलिए, बेनामीदार कानूनदान से अहलिया और बच्चों को निकालने का मुतालबा लिख कर किया गया। बेनामीदार का जो कानून है जिसकी वजह से ये सब गिरफ्त में आए हैं, कि ये कानून भी नैब की शिक से निकाल दें। फायदा किसको होना था? आसिफ जरदारी, अनवर मजीद, शहबाज शरीफ और उनके बच्चे, फिर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान। अब आपको समझ आ रही है कि ये 11 पार्टियों का क्यों इकट्ठा हुआ है। आप अंदाजा करें इस अपोजिशन की मॉरल क्रेडिबिलिटी का, कि लिख कर कहा गया कि ये कानून ख़त्म कर दें, ये कानून भी ख़त्म कर दें। वो आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जिस कमरे में ये इजलास होने वाला था, जहां पर FATF की कानून साजी होनी थी, मुल्क की सलामती से मुतल्लिक इतनी अहम कानून साजी, उस कानून साजी के शुरू में पूछा गया कि नैब तरमीम का क्या बना, और फिर वहां से मामला खटाई में पड़ गया और वो मामला FATF का आगे बढ़ ही नहीं सका। आगे चलिए, कहा गया 5 साल पहले वाले केसेस सारे, उन पर कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए। यानी अगर आज 2020 में ये हुकूमत मान लेती ये मुतालबा, तो 2015 से पहले जिसने जो कार्रवाई की है उससे कोई हिसाब किताब ना हो। किस तरह कोई अपोजिशन ये मुतालबा कर सकती है? किसमें कितनी अखलाकी कमी होगी तो उसने ये मुतालबा किया होगा लिख कर कि जनाब 2015 से पहले। इसमें फ़ायदा किसको होना था? शाहिद खान अब्बासी साहब भी इसी ज़मरे में आने थे, और जो उनके दौरे हुकूमत में बड़े बड़े खांचे फिट किए गए, ये LNG वाला मामला और जितने उनके खिलाफ रेफरेंसेस बन रहे हैं, वो भी उससे सारे बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आगे चलिए, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, जावेद लतीफ़, मरियम नवाज, नवाज शरीफ बराह रास्त बेनिफिशरी होते अगर हुकूमत ये तरमीम मान लेती। अब ये NRO नहीं है तो क्या है? इससे भी आगे चलिए, लिखकर मुतालबा किया गया कि अदालत से सजा याफ्ता शख्स जो 10 साल के लिए नाअहल होता है किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए या कोई सियासी ओहदा रखने के लिए, उसकी मुद्दत 10 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए। मैं तो कहता हूँ 50 साल करनी चाहिए। किसी में अखलाकी जरूरत होती है इनमें से तो वो कहते हैं कि 10 साल क्यों, 50 साल करें। जिसने जो नाअहल हुआ है अदालत से करप्शन चार्जेस पर, वो तो कभी आना ही नहीं चाहिए अवामी ओहदे पे। इन्होंने कहा नहीं 10 साल नहीं 5 साल करें, ताकि 5 साल हमारे अपोजिशन में गुजर जाएं, जैसे ही अपोजिशन का टेन्योर खत्म हो हमारे पास वापस ओहदे आ जाएं। अंदाजा कीजिए आप, ये हाल था। और इनको लग रहा था कि इमरान खान ये सारी तरमीम मान लेंगे। आगे चलिए, आलमी सतह पर कोई राबताकारी ना की जाए करप्शन के मामलात को डील करने के लिए, यानी कोई अगर लूटा गया पैसा मुल्क से बाहर गया है तो लिखकर यह कहा गया कि हुकूमत दूसरे ममालिक से आलमी सतह पर राबताकारी ना करे। उसकी वजह क्या थी? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा जो हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हो चुका है। इस मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया से मदद ले सकती है, मालूमात ले सकती है अगर किसी केस में उनको रिक्वायर्ड हो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। लेकिन यह भी कहा गया कि ना हो, ताकि जो लूटा गया पैसा इस मुल्क से बाहर जा चुका है
वो वहाँ पर सेफ हेवन्स बन जाए उनके लिए, और उस पैसे को तो वापस लाने के लिए कोई कानूनी चाराजोई हो ही ना सके। अब आप जब सवाल पूछते हैं कि इमरान खान क्यों नाकाम है, क्यों लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला सके, ये वजूहात हैं, ये वो रुकावटें हैं, ये वो तरीक़ाकार है, ये वो वारदातें हैं जो डाली जा रही हैं और हुकूमत को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। अब भी अगर किसी को लगता है कि अपोजिशन ने एनआरओ नहीं मांगा तो वो शायद अहमकों की जन्नत में रह रहा है, जो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा। हुकूमत के पास तो तहरीरी तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और एन उस वक्त पर जब मुल्क की सलामती से मुताल्लिक कानून साजी हो रही थी, उस वक्त ये सारी कार्रवाई डाली जा रही थी, क्योंकि पता था कि आखिरी मौका है, अब कामयाब हो गए तो हो गए, इसके बाद मौका नहीं मिलना। वो आखिरी मौका था, कामयाब नहीं हो सके। अभी एक अटैम्प्ट और होनी है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, आज उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में वाज़े कर दिया। मैं आपको कोट एंड कोट वज़ीर-ए-आज़म के कुछ जुमले बता देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट के शफाफ इंतखाबात पर अपोजिशन के दोहरे मेयार का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुक्मरान वक्त या मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट के इंतखाबात शफाफ हो जाएँ और किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि अगर हुई तो फ़ायदा हुकूमत को ही होगा। इसके बावजूद अपोजिशन तैयार नहीं है, तो आवाम को समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। कोई एक बंदा सुनने वाला, देखने वाला, कोई एक बंदा, चाहे वो किसी भी जमात को सपोर्ट करता हो, अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ये कह सकता है कि ये जो मुतालबात थे ये जायज़ थे, या कोई एक बंदा दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि ये जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं ये आवाम के दुख में इकट्ठी हुई हैं। कोई एक बंदा ये कह सकता है कि ये 11 जमातें अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी नहीं हुई। कोई इस पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई उस पार्टी को सपोर्ट करता है। इसके कता नज़र कोई अपनी सेंस भी है, कोई अपना दिमाग भी है, उसको इस्तेमाल कीजिए। इस बारे में दाद बनती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि उन कठिन तरीन हालात में जब FATF का शदीद तरीन दबाव था पाकिस्तान पे कि वो हर सूरत हमें उसको वाइट लिस्ट में लेके आना है, और अपोजिशन का साथ भी नहीं था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने ब्लैकमेल ना होके इस कौम पर बड़ा एहसान किया है। अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती तो हमेशा के लिए करप्शन का रास्ता हमवार हो जाता। ये सब के सब आज़ाद होते, अभी भी आज़ाद हैं, लेकिन इसमें कसूर हुकूमत का नहीं है, इस निज़ाम का है, इस इंसाफ के निज़ाम का है, जो शायद आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रहा। प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में नहीं है किसी को पकड़ के जेल में डाल देना और लॉकअप बंद कर देंगे, नहीं तो इधर ही सड़ेगा। ये इख्तियार इदारों का है, अदालतों का है। जब तक वो अहकामात नहीं देंगे ये सब नहीं हो सकता, और जब तक एहतसाब नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी इस एहतसाब के दावे से, वादे से और नारे से पीछे ना हटे, भले 50 साल लग जाए। पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी रास्ते पे चलेगा तो तरक्की करेगा। कल बहुत अच्छी खबरों के ऊपर बात करेंगे, बल्कि ये जो अभी पलंदा मेरे पास पहुंचा एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स का हर एक सफ़े पे लूट मार की दास्तान है, ये भी आपके साथ शेयर करनी है। मेरे साथ रहिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।